नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है इस YouTube चैनल पर। आज अपन देखने जा रहे हैं जो अनुमापन में जो रिएक्शंस होती हैं, जो रासायनिक समीकरण होते हैं, उनको किस प्रकार उनका निर्माण किस प्रकार होता है या उनको अपन याद किस प्रकार रख सकते हैं। देखिए, रासायनिक अभिक्रिया अपन के जो कोर्स में है वो है, एक तो है अम्ल सार अनुमापन, अम्ल सार अनुमापन। अम्ल सार अनुमापन में सबसे पहले जो अनुमापन है वो है आपके ऑक्जेलिक अम्ल H2C2O4 का किसके साथ, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ यानी जो ऑक्जेलिक अम्ल है वो एक दुर्बल अम्ल है, जबकि सोडियम हाइड्रोक्साइड एक प्रबल क्षार है। जब मैं इसकी अभिक्रिया की बात करूं, ये अपन लिख लेते हैं इसकी आणविक अभिक्रिया, आणविक रिएक्शन। इसकी मैं आणविक रिएक्शन लिखूं तो कुछ इस प्रकार लिख सकता हूं, जैसे देखो, एक तो अपन को लेना है ऑक्जेलिक अम्ल H2C2O4, इसकी अभिक्रिया करवानी है सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ। ठीक है, तो अम्ल तथा सार मिलकर लवण बनाते हैं, तो अपन ये सोडियम ऑक्जिलेट जो कि एक लवण है और इसके साथ जल का निर्माण होगा। अब देखिए, उत्पाद के अंदर सोडियम की जो संख्या है वो तो है 2, जबकि क्रियाकारक के अंदर सोडियम की संख्या 1 है, तो अपन यहाँ 2 से गुणा कर लेंगे। यहाँ भी सोडियम 2 हो गए, यहाँ भी सोडियम 2 हो गए। अब अपन देखते हैं ऑक्सीजन, यहाँ कितने ऑक्सीजन हैं, 2 है, उधर कितने हैं, ये जो ऑक्सीजन है वो तो संतुलित हो चुके हैं, अभी ये ऑक्सीजन है वो संतुलित करने हैं। इसके लिए अपन देखते हैं कि यहाँ कितने ऑक्सीजन हो गए, 2, इधर कितने हैं, 1, तो इसको अपन 2 से गुणा कर लेते हैं, तो ये भी 2 ऑक्सीजन। हाइड्रोजन की संख्या 2 और 2 4, ये हो गए 4, यानी ये पूर्ण संतुलित अभिक्रिया है। ये अभिक्रिया आपको लिखनी है कौन सी अनुमापन में, ऑक्जेलिक एसिड का सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ जो अनुमापन होगा। यानी यदि मैं 11th में बात करूं तो आपको ये तो अज्ञात मिल सकता है और ये ज्ञात मिल सकता है, लेकिन 12th के अंदर आपको ऑक्जेलिक अम्ल ज्ञात तथा अज्ञात दोनों विलयन ऑक्जेलिक अम्ल के मिलेंगे, जबकि माध्यमिक विलयन NaOH का मिलेगा। उसके बाद अपन देखते हैं दूसरा अनुमापन जो है आपके, एक तो सार Na2CO3 जो कि एक लवण है जिसका निर्माण प्रबल क्षार तथा दुर्बल अम्ल से हुआ है। सोडियम कार्बोनेट का किसके साथ अनुमापन, हाइड्रोक्लोरिक एसिड यानी HCl के साथ अनुमापन। इसके अंदर अपन अभिक्रिया की बात करें तो एक तो ले लीजिए सोडियम कार्बोनेट, इसकी रिएक्शन करवा दीजिए HCl के साथ, तो जो उत्पाद होगा एक तो बनेगा आपके लवण यानी NaCl, साथ में बनेगा आपके जल H2O। अब देखिए, यहाँ कितने सोडियम 2, तो आप क्या करोगे, इसको 2 से गुणा कर दोगे, यानी 2 NaCl। सोडियम तो आपके बराबर हो गए। अब क्या करना है, Cl 2 है तो आप ये इसको HCl को 2 से गुणा कर दीजिए, तो 2 HCl हो जाएगा। अब HCl की संख्या 2 है, यहाँ भी 2 है, लेकिन यहाँ देखो, एक तो कार्बन यानी CO3, इसको संतुलित करने के लिए अपन इसके साथ
CO2 गैस को मुक्त कर देंगे, यानी सोडियम कार्बोनेट की जो भी रिएक्शन होगी उसके साथ जल के साथ CO2 गैस मुक्त होगी। तो अब देख लीजिए, 3 ऑक्सीजन, 1 और 2, 3 ऑक्सीजन हो गए, कार्बन, कार्बन संतुलित हो गया, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन संतुलित हो गए। अब मैं ये कह सकता हूँ जो ये रिएक्शन है पूरी रिएक्शन अब आपके संतुलित हो चुकी है। ये तो हो गई अम्लसार अनुमापन में रिएक्शन को आप किस प्रकार बना सकते हैं। उसके बाद देखिए आप जो आपके रेडॉक्स अनुमापन है उसमें रिएक्शन का निर्माण किस प्रकार करना है। देखिए रेडॉक्स अनुमापन में अपचयन तथा ऑक्सीकरण दोनों अभिक्रियाएं साथ में होती हैं। रेडॉक्स अनुमापन, रेडॉक्स अनुमापन, रेडॉक्स अनुमापन में अपन सबसे पहले देखते हैं, एक तो आपके ले लेते हैं, उसके पहले अपन देखते हैं KMnO4, K2, Cr2O7 पोटेशियम डाइक्रोमेट, KMnO4 पोटेशियम परमैंगनेट, एक है आपके FAS फेरस अमोनियम सल्फेट, एक है FeSO4.7H2 तथा एक है आपके ऑक्जेलिक अम्ल H2C2O4 का क्रिस्टलीय रूप में मैं लिख सकता 2H2O। अब ये दोनों है ना, वो है आपके ऑक्सीकारक यानी KMnO4 तथा K2Cr2O7 यानी पोटेशियम परमैंगनेट, ये आपके ऑक्सीकारक का कार्य करेंगे, अर्थात इनका खुद का तो अपचयन होगा लेकिन साथ वाले विलयन का क्या कर देंगे, ऑक्सीकरण कर देंगे। लेकिन ये तीनों यानी FAS FeSO4.7H2O H2O तथा ऑक्जेलिक अम्ल, ये तीनों आपके अपचायक का कार्य करते हैं। ये अपन को ध्यान में रखना है। KMnO4 तथा K2Cr2O7 यानी पोटेशियम परमैंगनेट तथा पोटेशियम डाइक्रोमेट ऑक्सीकारक होते हैं, जबकि फेरस अमोनियम सल्फेट, फेरस सल्फेट तथा ऑक्जेलिक एसिड ये आपके क्या होते हैं, अपचायक का कार्य करते हैं। ये तो इसकी थोड़ी सामान्य जानकारी हो गई। अब अपन देखते हैं इसका समीकरण। अपन ले लेते हैं, पहला अनुमापन है ऑक्जेलिक अम्ल H2C2O4 का KMnO4 के साथ अनुमापन, यानी ऑक्जेलिक अम्ल का मैं KMnO4 के साथ अनुमापन करवाऊँ तो उसमें रिएक्शन किस प्रकार होगी। अपन सबसे पहले आणविक अभिक्रिया देखेंगे। इसमें देखो रेडॉक्स अनुमापन में आपके आणविक अभिक्रिया तथा आयनिक अभिक्रिया दोनों का महत्व होता है, इसलिए अपन को दोनों लिखनी है। आयनिक अभिक्रिया सबसे पहले अपन लिखते हैं आणविक अभिक्रिया। आणविक अभिक्रिया, आणविक अभिक्रिया में अपन सबसे पहले लिखते हैं अपचयन अर्ध अभिक्रिया। अपचयन अर्ध अभिक्रिया, अपचयन अर्ध अभिक्रिया। इसके अपन अंदर लिखते हैं, देखो KMnO4 की अभिक्रिया अपन करवाते हैं H2SO4 के साथ। तो अपन याद क्या रखना है, केवल KMnO4 जो तो आपको दिया होगा उसकी अभिक्रिया किसके साथ करवानी है, यानी उसके अंदर क्या मिलाना है, H2SO4। तो इसका जो उत्पाद बनेगा कुछ इस प्रकार बनेगा, K2SO4
थोड़ा सा यही ध्यान रखना है। तो उत्पाद किस प्रकार बन रहा है, K2SO4 MnSO4, यानी ये मैग्नीज सल्फेट के साथ अभिक्रिया कर कर MnSO4 का निर्माण करेंगे। साथ में आपके निर्माण होगा जल का। एक बार अपन जल को भी हटा देते हैं। अब इसको संतुलित किस प्रकार करना है ये देखते हैं। अब देखिए इसमें K2 यानी जो उत्पाद में पोटेशियम 2 है, तो इधर अभिक्रिया में कितने हैं 1, तो अपन क्या करेंगे इसको 2 से गुणा कर देंगे, तो K2 2KMnSO4 हो गया। यहाँ क्या है K2SO4, ये तो संतुलित हो गया पोटेशियम। अब देखते हैं मैग्नीशियम। अब मैग्नीशियम भी इधर 2 हो गए, तो अपन क्या करेंगे इसको भी 2 से गुणा कर लेंगे, 2MnSO4 हो जाएगा। फिर अपन देखते हैं सल्फेट। यहाँ कितने सल्फेट है 1 और यहाँ 2, 3 सल्फेट हो गए, तो अपन सल्फ्यूरिक एसिड को 3 से गुणा कर देंगे। ओके, सल्फ्यूरिक एसिड को 3 से गुणा कर लेना। तो अब ये सल्फ्यूरिक एसिड भी आपके, ये सल्फेट भी आपके संतुलित हो गया। अब आपको देखना है हाइड्रोजन। यहाँ जितने हाइड्रोजन है, यानी मान लो यहाँ 6 हाइड्रोजन है, यहाँ 6 हाइड्रोजन है, इन हाइड्रोजन का आधा यानी 3, 6 का आधा 3, मैं यहाँ क्या जोड़ दूंगा, जल के अणु को जोड़ दूंगा, तो ये हाइड्रोजन संतुलित हो जाएंगे। बाकी बचेगा आपके ऑक्सीजन। ऑक्सीजन जो ये सल्फेट वाले ऑक्सीजन है वो तो संतुलित हो गए, उनको आपको काउंट नहीं करना है, केवल जो ये वाले ऑक्सीजन बच रहे हैं उनको काउंट करना है। 2 दूना 4, 4 दूना 8 ऑक्सीजन हो गए, 4 दूना 8 ऑक्सीजन, यानी यहाँ ऑक्सीजन की संख्या हो गई वो कितनी है 8, यानी ऑक्सीजन की संख्या कितनी हो गई 8, जबकि इधर ऑक्सीजन की संख्या कितनी है 3। तो मैं उत्पाद के अंदर यदि ऑक्सीजन यानी 5 नवजात ऑक्सीजन जोड़ दूं तो ये अभिक्रिया क्या हो जाएगी, एक बार संतुलित हो जाएगी। उसके बाद आपको लिखना है ऑक्सीकरण अर्ध अभिक्रिया। अब मैं लिखूंगा ऑक्सीकरण, ऑक्सीकरण। अपन ने इसको अपचयन क्यों बोला, क्योंकि इसके अंदर से ऑक्सीजन निकल रही है। यदि किसी में से ऑक्सीजन निकलती है उसका क्या हो जाता है, अपन उसको क्या बोलते हैं अपचयन। अब लिखनी है अपन को ऑक्सीकरण अर्ध अभिक्रिया। यानी ऑक्सीकरण यानी जिसके अंदर ऑक्सीजन जुड़ता है यानी ऑक्सीकरण होता है। अब देखिए यानी इसके जो क्रिया कारक होगा उसके अंदर क्या जुड़ेगी ऑक्सीजन। अब KMnO4 की अभिक्रिया तो हो गई। अब अपन को लेना है क्या ऑक्जेलिक अम्ल। ऑक्जेलिक अम्ल H2C2O4, ये ऑक्जेलिक अम्ल का जो उत्पाद बनेगा उसके ऊपर अपन को ध्यान देना है। उत्पाद क्या बनेगा, ये ऑक्जेलिक अम्ल टूट कर कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण करेगा। अब देखिए कार्बन कितने हैं 2, तो मैं इसको क्या कर दूं 2 से गुणा कर दूं, यानी 2C2O4, यानी ऑक्सीजन तथा कार्बन तो इसमें संतुलित हो गए। पीछे बचा है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन को संतुलित करने के लिए मैं हाइड्रोजन के जस्ट आधे क्या जोड़ दूंगा, जल के अणु जोड़ दूंगा। ये एक जल का अणु जोड़ दिया। यहाँ कितने हाइड्रोजन है 2 हाइड्रोजन है, उसका आधा मतलब 1 मैंने क्या जोड़ दिया, जल का अणु जोड़ दिया। अब देखिए इसमें संतुलित क्या करना है, ऑक्सीजन संतुलित हो गया, कार्बन संतुलित हो गया, हाइड्रोजन संतुलित हो गया, लेकिन ये जो ऑक्सीजन है ये संतुलित नहीं हुआ। इसके लिए मैं क्या करूँगा, एक नवजात ऑक्सीजन को जोड़ दूंगा। उसके बाद आपको लिखनी है संपूर्ण अभिक्रिया। क्रिया कारक को एक तरफ लिख दो, उत्पाद को एक तरफ लिख दो। उससे पहले एक विशेष बात ध्यान रखनी है। क्या विशेष बात ध्यान रखनी है, जो ये 5 नवजात ऑक्सीजन जोड़े हैं ठीक
उल्टा, यानी जो नीचे वाली रिएक्शन है उसको अपन 5 से गुणा कर लेते हैं, यानी ऊपर जितने भी नवजात ऑक्सीजन अपन जोड़ते हैं ठीक उतने ही से ही अपन को नीचे वाली रिएक्शन को गुणा कर देना है, यानी उतनी संख्या से गुणा कर देना है। यानी मैंने ऊपर वाली संख्या में 5 नवजात ऑक्सीजन जोड़े, तो नीचे वाली संख्या को मैंने 5 से गुणा कर दिया। अब नीचे वाली संख्या में देखिए कितने ऑक्सीजन जोड़े, 1, तो ऊपर वाली रिएक्शन को मैं 1 से गुणा करूँगा। ये गुणा करके आप लिखोगे, यानी पूर्ण अभिक्रिया, पूर्ण अभिक्रिया। ये पूर्ण अभिक्रिया लिखने के लिए अपन इसको क्या कर देते हैं, पहले 5 से गुणा कर लेते हैं, यानी 5H2CO4, 5 नवजात ऑक्सीजन, इसको 5 से गुणा करूंगा तब ये हो जाएगा 10CO2, ये हो जाएगा 5H2O। अब मैं पूर्ण अभिक्रिया लिख सकता हूँ। क्या लिखना मेरे को, 2KMnO4 प्लस 5H2C2O4 प्लस 3H2SO4 प्लस 5 नवजात ऑक्सीजन। ये तो मैंने क्रियाकारक को, सभी क्रियाकारक को एक तरफ, यानी ये तीर के निशान के इस तरफ सभी क्रियाकारक को एक साथ लिख दिया। सभी उत्पाद को मैं एक तरफ लिख लेता हूं। K2SO4 प्लस 2MnSO4 प्लस 10CO2, फिर 3 और 5 8 H2O प्लस 5 नवजात ऑक्सीजन। अब देखिए नवजात ऑक्सीजन, क्रियाकारक में भी 5 नवजात ऑक्सीजन है, उत्पाद में भी 5 नवजात ऑक्सीजन है, तो मैं नवजात ऑक्सीजन को कैंसिल कर दूंगा, यानी इनको हटा दूंगा। फिर अपन देखते हैं कि जो रिएक्शन है वो पूर्ण संतुलित है। 2KMnO4 प्लस 5H2C2O4 यानी ऑक्जेलिक अम्ल प्लस 3H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, K2SO4 2MnSO4 10CO2 प्लस 8H2। ये क्या हो गया, आपके ऑक्जेलिक अम्ल व KMnO4 के साथ जो अनुमापन है उसकी आणविक अभिक्रिया। इसके बाद अपन देखते हैं आयनिक अभिक्रिया। आयनिक अभिक्रिया में ठीक इसी प्रकार आपको अभिक्रिया को संतुलित करना है। ये संतुलित करना आ गया तो बस आप 2 मिनट में इस रिएक्शन को लिख सकते हो। अभी मेरे को लिखनी है आयनिक अभिक्रिया, किसके मध्य, H2C2O4 व KMnO4 पोटेशियम परमैंगनेट के मध्य। तो सबसे पहले अपचयन अर्ध अभिक्रिया। अपचयन अर्ध अभिक्रिया, इसके लिए KMnO4 को अपन आयनों के रूप में लिखते हैं तो कुछ इस प्रकार MnO4 माइनस, जो कि टूट के बनाएगा Mn+2। आपको इतना ही याद रखना है, यानी MnO4 माइनस जो टूट के क्या बनाएगा Mn+2। अब देखिए
इसको अपन आगे संतुलित करके इसको पूर्ण कर सकते हैं। ऑक्सीजन कितने हैं? 4 ऑक्सीजन है। आणविक अभिक्रिया में तो अपन जल के अणु जोड़ते थे H यानी हाइड्रोजन को देकर। आयनिक अभिक्रिया में आपको देखना यानी ये जल के अणु जोड़ने हैं ऑक्सीजन को देखकर। ऑक्सीजन कितने हैं? 4। तो अपन क्या करेंगे? 4H2O ऐड कर देंगे। फिर अपन को क्या करना है? जो ये हाइड्रोजन है इसको संतुलित करना है। यानी यहाँ कितने हाइड्रोजन है? 8 हाइड्रोजन है। तो अपन को यहाँ 8H+ ऐड कर देना है, यानी 8 हाइड्रोजन आयन जोड़ देने हैं। अब ये देख लीजिए अभिक्रिया संतुलित हो गई। बस इसमें आयन संतुलित नहीं हुए। आयन संतुलित करने के लिए पहले आयन को काउंट कीजिए, कितने आयन है? यहाँ माइनस का 1 तथा प्लस का 8, यानी इधर है प्लस का 7 और यहाँ है प्लस का 2। यदि मैं यहाँ माइनस का 5 और जोड़ दूँ, यानी 5 इलेक्ट्रॉन यहाँ ऐड कर दूँ, तो क्या हो जाएगा? माइनस का 5, तो पीछे कितना बचेगा? प्लस का 2। ये हो गई आपके अपचयन अर्ध अभिक्रिया संतुलित। फिर आपको लिखनी है ऑक्सीकरण अर्ध अभिक्रिया। ऑक्सीकरण अर्ध अभिक्रिया। ऑक्सीकरण अर्ध अभिक्रिया लिखने के लिए अपन ऑक्जेलिक अम्ल को लिखते हैं C2O4 2-। हाइड्रोजन बाहर निकालोगे तो यहाँ माइनस का 2 आयन आ जाएगा। ये टूटता है आपके CO2 के रूप में। बस इतना ही याद रखना है आपको। यानी ऑक्जेलिक अम्ल किस में टूटता है? कार्बन डाइऑक्साइड में। संतुलित करने के लिए मैं इसको 2 से गुणा कर दूंगा। अब देखते हैं कि इसमें आयन संतुलित नहीं है, तो मैं यहाँ क्या कर दूंगा? 2 इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन इसमें जोड़ दूंगा। अब देखिए ये रिएक्शन पूर्ण संतुलित है। आणविक अभिक्रिया में तो अपन नवजात ऑक्सीजन को देखकर अभिक्रिया को गुणा करते थे, लेकिन अभी यहाँ आपको इलेक्ट्रॉन को देखकर गुणा करना है। ऊपर कितने इलेक्ट्रॉन अपन ने जोड़े थे? 5। तो नीचे वाली अभिक्रिया को 5 से गुणा करना है, जबकि ऊपर वाली रिएक्शन को नीचे वाले इलेक्ट्रॉन को देखकर गुणा करना है। यानी नीचे वाली रिएक्शन में कितने इलेक्ट्रॉन ऐड किए? 2 इलेक्ट्रॉन। तो मैं ऊपर वाली अभिक्रिया को 2 से गुणा कर दूंगा। फिर मेरी पूर्ण संतुलित अभिक्रिया को लिख सकता हूँ। देखिए 2 से गुणा करिए, क्या हो गया आपके? 2MnO4- 2 से गुणा करने के बाद नीचे वाले अभिक्रिया में 5 से गुणा करिए, C2O4 2-। इसको 2 से गुणा करिए, ये हो जाएगा 16H+। 2 से गुणा करिए 10 इलेक्ट्रॉन, जो कि आगे जाकर अपन क्या कर देंगे? कैंसिल कर देंगे। ये तो हो गए सब क्रियाकारक वाले आयंस। अब अपन उत्पाद वाले आयंस तीर के उस तरफ लिख लेंगे। 2 से गुणा करने 2Mn+2 प्लस 10 CO2 प्लस 8 H2 प्लस 10 इलेक्ट्रॉन। अब मैं देख पा रहा हूँ कि अपनी पूर्ण अभिक्रिया जो कि संतुलित है। अपन इसमें आणविक अभिक्रिया में तो नवजात ऑक्सीजन को कैंसिल करते थे, यहाँ आपको कैंसिल करना है इलेक्ट्रॉन को, दोनों, यानी प्लस 10 इलेक्ट्रॉन प्लस 10 इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो जाएंगे। अब ये आपकी जो आयनिक अभिक्रिया है वो पूर्ण संतुलित है। 2MnO4- 5C2O4 2-, 16H+, 2Mn+2, 10 CO2 प्लस 8 H2। अब इसमें एक क्वेश्चन पूछा जाता है आपको, किसका इसमें ऑक्सीकरण हो रहा है, किसका अपचयन।